हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमारा टॉपिक चल रहा है हमारे आसपास के पदार्थ। पिछले वीडियो में हमने पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के बारे में बात की थी, यानी किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने के लिए कुछ कारक हैं जिनका प्रभाव पड़ता है। हमने तापमान परिवर्तन के बारे में बात की थी कि किसी पदार्थ का तापमान परिवर्तित किया जाए तो उसकी अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमने देखा था कि किसी पदार्थ का अगर तापमान बढ़ाया जाता है तो उसके पदार्थों की कणों की जो गति होती है वो गति बढ़ती है। गति बढ़ने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा बढ़ना, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो पदार्थ के कणों के मध्य जो रिक्त स्थान होगा, रिक्त स्थान है वो भी बढ़ेगा। और जब ये स्थिति आएगी, रिक्त स्थान बढ़ेगा, तो कण जो है स्वतंत्र गति करेंगे। अब देखो, ये कण स्वतंत्र गति करेंगे, ये जरूरी नहीं है कण स्वतंत्र गति हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि तापमान बढ़ रहा है, तापमान इतना ही बढ़े कि सिर्फ कणों के मध्य जो रिक्त स्थान है उसको बढ़ा सके। अगर तापमान हम ज्यादा बढ़ाएंगे तो कण स्वतंत्र रूप से गति करेंगे। उदाहरण के तौर पर हमने लिया था बर्फ। जब हम बर्फ का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वह किस में बदलता है? द्रव यानी जल में बदलता है। और जब जल का हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वह किस में बदल जाता है? वाष्प या गैस में। तो बर्फ का तापमान बढ़ाने पर द्रव जल में बदल गई और तापमान बढ़ाने पर वाष्प या गैस में बदल गया। तो ये अवस्था परिवर्तन जो हुआ किसके कारण हुआ? तापमान परिवर्तन के कारण बर्फ ने अपनी अवस्था जल में परिवर्तित की, जल ने अपनी अवस्था वाष्प में परिवर्तित की। यानी पदार्थ की जो ठोस द्रव गैस अवस्थाएं परिवर्तित हुई है उसका कारण सिर्फ क्या है? तापमान परिवर्तन। यहां पर हमने एक चीज और देखी थी कि बर्फ को जब हम गर्म करते हैं तो जब ये पिघलने लगती है, बर्फ जब पिघलने लगती है और पूर्ण रूप से पानी में परिवर्तित हो जाती है। देखो, बर्फ को हमने गर्म किया, गर्म करने पर पिघलने लगी, पिघलने से लेकर पानी पूर्ण रूप से बर्फ जो है, बर्फ पूर्ण रूप से पानी में परिवर्तित हो जाती है, तब तक इसका जो तापमान है वो बढ़ता नहीं है। क्यों नहीं बढ़ता है? ऐसा कहा गया है कि बर्फ को जब हम गर्म करते हैं तो जिस तापमान पर वह पिघलने लगती है उसी तापमान पर वह पूर्ण रूप से पानी में बदल जाती है, पूर्ण रूप से पानी में परिवर्तित हो जाती है। यानी इस बीच तापमान नहीं बढ़ता है। तो बर्तन में या पात्र में जो पदार्थ होता है उस पदार्थ में ही ये ऊष्मा छिपी रहती है, और जैसे इसको हम तापमान प्रदान बढ़ाते हैं या ऊष्मा प्रदान करते हैं तो वह पदार्थ क्या करता है? उसको अवशोषित कर लेता है, और अवशोषित करता है तो कण क्या होते हैं? कणों के बीच की जो बीच का स्थान या स्पेस हम कह सकते हैं, बीच का स्पेस होता है वो बढ़ जाता है और वह ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार हमने पढ़ा था कि ये जो ऊष्मा है वो पदार्थ में ही छिपी रहती है, इसलिए इसको गुप्त ऊष्मा कहा गया था, गुप्त ऊष्मा कहा गया था। तो यहां तक हमने बात की थी। अब बात करेंगे कि ये गुप्त ऊष्मा क्या है, इस गुप्त ऊष्मा का दूसरा नाम क्या है, परिभाषा क्या होगी, और पदार्थों की गुप्त ऊष्मा अलग अलग कैसे होती है, इस पर यह डिपेंड करती है। हेडिंग डालेंगे गुप्त ऊष्मा।
गुप्त ऊष्मा को प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं, प्रसुप्त ऊष्मा भी कहते हैं, और इसको आप बोल सकते हो संगलन की गुप्त ऊष्मा या संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। संगलन की क्यों? क्योंकि किसी भी ठोस पदार्थ को जब हम द्रव में बदलेंगे तो ठोस में जो तापमान, जिस तापमान पर ठोस द्रव में परिवर्तित होने लगेगा, उस समय से लेकर जिस तापमान पर ठोस पूर्णतः द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, तो उसके बीच का जो तापमान है वो एक समान रहेगा। यानी वहां पर उस ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है वह पदार्थ, और उस पदार्थ में छिपी रहती है। छिपी होने के कारण ही इसको क्या कहा गया है? गुप्त ऊष्मा। और गुप्त ऊष्मा को दूसरा नाम है प्रसुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा के नाम से प्रश्न पूछे या प्रसुप्त ऊष्मा के नाम से प्रश्न पूछे, तो दोनों ही प्रकार से अगर आप लोगों को प्रश्न पूछा जाता है तो आप लोगों को परिभाषा लिखनी होगी कि वायुमंडलीय दाब पर वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गुप्त ऊष्मा कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊर्जा की हमें आवश्यकता होगी वह ऊर्जा ही क्या कहलाएगी? संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हमने कोई ठोस लिया, उसको हमने द्रव में परिवर्तित करना है, तो ठोस जिस ताप पर द्रव में परिवर्तित होने लग जाएगा वह ताप ही क्या हो जाएगी? गुप्त ऊष्मा या प्रसुप्त ऊष्मा हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? देखो, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठोस को द्रव में परिवर्तित करना है, और हमें पता है कि जब हम ठोस को द्रव में परिवर्तित करने लगते हैं तो ठोस को जितना तापमान देते हैं उस तापमान पर, जिस तापमान पर ठोस पिघलने लगता है, उसी तापमान पर वह पूर्णतः द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे तापमान तो चेंज होगा ही नहीं, और तापमान चेंज नहीं है, तो जिस तापमान पर ठोस पिघलने लगेगा वही तापमान क्या कहलाएगा? उसकी गुप्त ऊष्मा या प्रसुप्त ऊष्मा कहलाएगा। इसे समझते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होगी। अर्थात हम लिख सकते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की ऊर्जा अधिक होगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ की ऊष्मा से। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से
अधिक होगी। अब देखते हैं कि पानी और बर्फ है। पानी की अवस्था हम देखें तो लिक्विड होती है, बर्फ की अवस्था सॉलिड होती है। तो हम जानते हैं कि लिक्विड अवस्था में पदार्थ के कण दूर दूर होते हैं और इनमें जो आकर्षण बल होता है कैसा होता है, दुर्बल आकर्षण बल होता है। जबकि सॉलिड ठोस की अवस्था को अगर हम देखें, ठोस की संरचना को अगर हम देखें तो इसमें क्या होते हैं, कण बहुत पास पास होते हैं और प्रबल आकर्षण बल द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो यहाँ देखिए कण दूर है, कण पास है। कण पास है तो इन कणों को दूर करने के लिए इनका क्या करना पड़ेगा, ऊष्मा और देनी पड़ेगी, तापमान बढ़ाना पड़ेगा। तो पानी की जो ऊर्जा है वो ऑलरेडी अधिक है। अगर पानी को हम गर्म करेंगे तो वह और वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, और सॉलिड को अगर हम गर्म करेंगे तो ये किसमें बदलेगा, द्रव में बदलेगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा है वही क्या कहलाती है, संगलन की ऊर्जा या प्रसुप्त ऊष्मा कहलाती है। हमने बात की थी कि जब कोई ठोस द्रव अवस्था में बदलता है तो वह एक अवस्था परिवर्तन हो गया, और इसके लिए जो ताप है वो भी क्या होगा, निश्चित ताप होगा। फिक्स है, जैसे बर्फ है, बर्फ को निश्चित तापमान पर पिघलकर हम द्रव में यानी जल में परिवर्तित कर सकते हैं। तो वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है वह उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। गलनांक के बारे में हम बात कर चुके थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है, 1 या आधे नंबर के प्रश्न के रूप में आपके सामने एग्जाम में आ सकती है। अब बात करते हैं कि पदार्थों की जो अवस्था परिवर्तित होती है उसको हम मुख्य कारण क्या माने, उसका कैसे हम उसको समझें। तो उसके लिए देखते हैं आगे। जैसे हम जल को ऊष्मीय ऊर्जा प्रदान करेंगे, जल को ऊष्मीय ऊर्जा प्रदान करेंगे। ऊष्मीय ऊर्जा का मतलब है कि उसका तापमान बढ़ाएंगे, सीधी सी बात है। तो ऊष्मीय ऊर्जा प्रदान करेंगे तो कणों में क्या होगी, कणों में गति होगी, जल के कणों में गति होगी, और तापमान और बढ़ाते रहेंगे तो एक निश्चित तापमान पर कणों की जो गति है वो बहुत अधिक हो जाएगी। कणों की जो गति है बहुत अधिक हो जाएगी। गति का मतलब है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी, गति ऊर्जा भी बहुत अधिक हो जाएगी, और गति ऊर्जा बढ़ेगी तो जो कण होंगे उस निश्चित तापमान पर बहुत तेज गति करेंगे, और बहुत तेज गति जब करेंगे तो कण क्या होगा, कणों का क्या होगा बताओ, कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। कण स्वतंत्र रूप से गति करने लग जाएंगे, यानी जल के कणों के मध्य का जो आकर्षण बल होता है, दुर्बल आकर्षण बल होता है, वह दुर्बल आकर्षण बल टूट जाता है, और जो बंद होते हैं वो भी टूट जाते हैं। तो उस निश्चित तापमान पर कण स्वतंत्र रूप से गति करने लगते हैं, और इसी तापमान की वजह से, इसी गति की वजह से कणों की जो पदार्थ की जो अवस्था है, पदार्थ की अवस्था क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। पदार्थ की अवस्था यानी जल जो है किसमें बदल जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा। जल किसमें बदल गया, वाष्प में बदल जाएगा। यहां पर हमने देखा कि जल जो है वाष्प में परिवर्तित हुआ है तो उसके लिए निश्चित तापमान होगा, यानी किसी निश्चित तापमान पर ही वह द्रव में परिवर्तित हुआ होगा।
जल को हमने गर्म किया तो वह उबलने लगा होगा, और उबलने पर जो तापमान है वह तापमान ही क्या कहलाएगा, इसका अवस्था परिवर्तन का ताप कहलाएगा या ऊष्मा कहलाएगी। तो अब हम देखते हैं कि जब कोई द्रव उबलने लगता है तो उस तापमान को हम क्या कहते हैं। तो स्टार लगाएंगे, वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लग जाए, उबलने लग जाए, उस द्रव या पदार्थ का क्वथनांक कहलाता है। यानी वायुमंडलीय ताप पर वह ताप जिस पर कोई द्रव या पदार्थ भी हम कह सकते हैं, कोई पदार्थ उबलने लग जाए, उस द्रव या पदार्थ का क्या कहलाता है, वह क्वथनांक कहलाता है। जिस ताप पर द्रव उबलने लगेगा उस ताप को हम क्या कहेंगे, क्वथनांक कहेंगे। तो यहाँ पर हम जल को वाष्प में परिवर्तित कर रहे थे, तो जल के क्वथनांक की बात करेंगे। जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी जल को अगर हम गर्म करेंगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वह उबलने लग जाएगा, और इसे ही क्या कह देते हैं हम, जल का क्वथनांक। हमने पिछले वीडियो में डिग्री सेल्सियस को केल्विन पैमाने में बदलना, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना सीखा था। तो आप लोग जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में यहाँ पे दिया हुआ है, इसको केल्विन में बदलना है कि केल्विन में इसका जो क्वथनांक है जल का क्या होगा। और आपको कमेंट जरूर करना है कि जल का क्वथनांक केल्विन पैमाने पर इतना होगा। ठीक है। अभी हमने बात की थी कि जब कोई ठोस द्रव में बदलता है तो ठोस जिस तापमान पर पिघलने लगता है उसी तापमान पर पूर्ण रूप से द्रव में बदलता है। तो ये बात यहां भी लागू होती है कि जब कोई द्रव वाष्प या गैस में बदलता है तो जिस तापमान पर वह बदलने लगता है उसी तापमान पर वह पूर्ण रूप से वाष्प में बदल जाता है। यानी यहाँ पर जो तापमान है वो चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, किसकी वजह से नहीं होगा, वही जैसे हमने पढ़ा था कि ठोस जिस ताप पर ठोस द्रव अवस्था में बदलता है तो पूर्ण रूप से उसी ताप पर बदलता है। और यहाँ पर एक ऊष्मा काम कर रही थी, तो वह ऊष्मा थी संगलन की ऊष्मा, संगलन की ऊष्मा। और यहां पर वह ऊष्मा जो है क्या कहलाएगी, वाष्पन की ऊष्मा, वाष्पन की ऊष्मा। तो वाष्पन की ऊष्मा भी कह सकते हैं, वाष्पीकरण की ऊष्मा भी कह सकते हैं। तो हेडिंग डालिए वाष्पीकरण की ऊष्मा। क्या होती है वाष्पीकरण की ऊष्मा? गुप्त ऊष्मा। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो लिखिए इसमें कि वायुमंडलीय दाब पर एक किलोग्राम द्रव को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक
ऊष्मा को वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा या प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। देखिए, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, आवश्यक ऊर्जा को ऊष्मा भी लिख सकते हैं, ऊर्जा भी लिख सकते हैं। आवश्यक ऊर्जा को वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा या वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा या वाष्पन की गुप्त व प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। इस प्रकार वाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा है उसकी परिभाषा कंप्लीट होती है। जैसे हम देखें कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल के कणों की जो ऊर्जा होगी वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प के कणों की ऊर्जा से क्या होगी, कम होगी। यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर अगर हम जल और वाष्प के कणों की ऊर्जा की तुलना करें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल के कणों की ऊर्जा तो होगी कम और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प के कणों की ऊर्जा होगी अधिक। ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि वाष्प में परिवर्तित होने के लिए, जल से जब वाष्प में परिवर्तित हुई तो वाष्प के कणों को अतिरिक्त तापमान या ऊष्मा की आवश्यकता हुई थी और उस तापमान या उस ऊष्मा को उसने क्या किया था, अवशोषित कर लिया था। इसी वजह से तो इसको गुप्त ऊष्मा या प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल के कणों की जो ऊर्जा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प के कणों की ऊर्जा से कम होगी। यानी जल के कणों की ऊष्मा ऊर्जा जो है वो कम होगी और वाष्प के कणों की जो ऊर्जा है वो अधिक होगी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जो वाष्प के कण हैं, क्योंकि कारण लिख सकते हैं अपन, क्योंकि वाष्प के कणों ने गुप्त ऊष्मा के रूप में गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा ग्रहण की है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वाष्प के कणों ने गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा ग्रहण की है या अतिरिक्त ऊर्जा अवशोषित की है। अवशोषित बेहतर रहेगा यहाँ पे, क्योंकि अवशोषण ही तो होता है। अब यहाँ पर हम अवस्था परिवर्तन को बिल्कुल शॉर्ट में समझने के लिए देखते हैं कि हमने क्या क्या किया, उसका निष्कर्ष क्या निकला। उसी हिसाब से हम ठोस, द्रव और गैस के अवस्था परिवर्तन को बिल्कुल आसान तरीके से और बिल्कुल छोटे से रूप में हम प्रदर्शित करेंगे। जैसे देखिए, ये ठोस अवस्था है, इसको हमने परिवर्तित किया था द्रव अवस्था में और द्रव अवस्था को हमने परिवर्तित किया था गैस अवस्था में। अभी तक हमने पढ़ा है कि तापमान का अवस्था परिवर्तन पर प्रभाव, तापमान का अवस्था परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी किसी पदार्थ का हम तापमान बढ़ाएं तो क्या फर्क पड़ेगा, कम करें तो क्या फर्क पड़ेगा। तो हमने देखा था कि ठोस अवस्था में जब हमने उसका ताप बढ़ाया या किसी ठोस को हम गर्म करेंगे तो वह किस में बदलेगा, द्रव अवस्था में। और द्रव अवस्था का ताप बढ़ाएंगे या उसको हम गर्म करेंगे तो वह किस में बदलेगा, गैस में बदलेगा।
तो ताप बढ़ाना, गर्म करना, इसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं ऊष्मा प्रदान करना, और यहां भी लिख सकते हैं ऊष्मा प्रदान करना। अब गैस को हमें द्रव में बदलना है, तो हम इसको क्या प्रदान करेंगे, शीतलता प्रदान करेंगे, या इसको हम ठंडा करेंगे। और द्रव को अगर हम और शीतलता प्रदान करते हैं तो वह ठोस में परिवर्तित हो जाता है। जल का उदाहरण लेकर आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जल की जो अवस्था है ठोस, वो होती है बर्फ। बर्फ को जब गर्म करेंगे तो क्या बन जाता है, जल या पानी, और उसको और गर्म करेंगे तो वह बन जाता है वाष्प। देखो ये सॉलिड, ये लिक्विड और ये गैस, तीनों अवस्थाएं आती है। तो यहाँ हमें एक बात और सीखने को मिली है कि जल एक ऐसा पदार्थ है जो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रहता है, तीनों अवस्थाओं में परिवर्तित हो सकता है। तो देखिए, ठोस को हमने द्रव में परिवर्तित किया ऊष्मा प्रदान करके, और द्रव को गैस में परिवर्तित किया ऊष्मा प्रदान करके। तो हम इसको और विस्तार से ऐसे लिख सकते हैं कि ठोस अवस्था को ऊष्मा प्रदान करके द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है, और द्रव अवस्था को ऊष्मा प्रदान करके गैस अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके विपरीत भी हम लिख सकते हैं कि गैस अवस्था को शीतलता प्रदान करके द्रव में परिवर्तित किया जाता है, और द्रव पदार्थ को शीतलता प्रदान करके ठोस अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि आपको लिखना पड़ेगा स्टार लगा के, अतः हम कह सकते हैं कि तापमान परिवर्तित करके पदार्थ की अवस्था को बदला या परिवर्तित किया जा सकता है। हमने जितने भी तथ्य हमने जाने उनसे ये स्पष्ट हुआ है, तो आप इसको स्टार लगा के और इसके नीचे लिखेंगे कि अतः हम कह सकते हैं कि तापमान परिवर्तित करके पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, ठोस का तापमान बढ़ाएंगे द्रव में परिवर्तित होगा, द्रव का तापमान बढ़ाएंगे गैस में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन यहाँ लिखा है तापमान परिवर्तित करके, अगर गैस का तापमान हम कम कर देंगे तो वह द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, और द्रव का तापमान कम कर देंगे तो वह ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार आज हमने संगलन की गुप्त ऊष्मा और वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की है। आशा करता हूं आप लोगों को आज का जो अध्यापन सामग्री थी वो बहुत अच्छी तरह आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर आपको हमारे द्वारा प्रदान की गई विषय वस्तु अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं। और अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके और राइट साइड में जो घंटी का बटन है उसे जरूर दबाएं, ताकि अगले वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।